नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। बोचहां थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के मानव दल द्वारा किए गए छेड़खानी से आहत होकर बच्ची ने की आत्महत्या। कंपनी बाग मुख्य सड़क धंसने मामले में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिए जांच का आदेश। टीम पहुंची जांच के लिए। और उत्तर प्रदेश की योगी मॉडल की तरह जिले में भी चला फरार अपराधियों के घर पर बुलडोजर। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बोचहां थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के मानव बल द्वारा किए गए छेड़खानी से आहत होकर एक नाबालिग ने आत्महत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र के एक गांव में 10वीं की एक छात्रा की आत्महत्या के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों ने वाजिदपुर पावर सब स्टेशन में तालाबंदी कर शव को गेट पर रख दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए शव को उठाने से रोक दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बोचहां गरहा और हथौड़ी थाना की पुलिस घंटों लोगों को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन आक्रोशित लोग पीएसएस कर्मी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि पीएसएस के कर्मी रवि कुमार ने सोमवार की रात घर में घुसकर छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान छात्रा की शोर मचाने पर लोग जुटे और आरोपित को पकड़ लिया गया। इसके बाद गांव के लोगों ने मामले को पंचायती से सुलझाने का दबाव बनाया। इसी बीच छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। मामले में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि छात्रा के सौजन्य ने पीएसएस के कर्मी पर छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप 2 लोगों पर लगाया है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपित के घर पर छापेमारी की गई है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। किस चीज का फैसला करना था? हमारे घर में ढुकल है सारा पावर हाउस वाला पूरे चौरस्ता। जय साहब के फोन के लिए, जय साहब आइए ना, आपके स्टाफ बड़ा गलत किया है, घर में ढुका। तब आज आते 11 बजे आ जाते। 11 बजे हम फोन करते करते हमको 6 बज गया। पूरा महिला के लाया तो कहा महिला कहती है, महिला से कहा से नहीं आएगा, जब ताला लग करेंगे तब फैसला आएगा। आई जाए काकी हमको धमका उमका के जटाई आएगा। उसका धमकाया, तुम खोलो ना तो पूरा पावर हाउस के केस तुमको पर दो देगा, नहीं तो खोलो मेरा गेट। बुलाओ जाए क्या नाम हुआ? खोलो मेरा गेट, पूरा जगजीवन तुमको पर केस कर देंगे। बच्ची क्यों फांसी लगाई है? हमारा कुछ भी नहीं करा। घर वहाँ देखे ना, वहाँ पड़ा हुआ है। हमको घर में ढूंढा अपने मने से बहुत नशा में था। आपकी बच्ची के साथ क्या घटना घटी है? घर में ढूंढा, गेट खोल रहा था, घर में ढूंढा, खिड़की में टोपे लगे, सब पूरा मिलके चोर चोर करके पकड़ा उसका टोपे घर में तरफने को। आपका क्या नाम है? आपकी कौन बच्ची कौन लगती है? मेरा बेटी है। बच्ची है, बेटी है। उसका क्या नाम था? रोशनी। सर रवि रात था ना, तो वो मैंने गेट खोल रहा था, तो हम उसको चहटे तो पीछे में आए भागा, और पीछे में आए भागा तो उसको हम चहटे चहटे गए तो वहाँ पकड़ा गया तो और लोग छोड़ा दिया। समाज में फैसला हुआ इसको, तो जय साहब कहा कि ठीक है फैसला करेंगे। बस और उसका पप्पा आया, अभी दिनेश राय आया तो कहता कि तू कैसा औरत है हम जानते हैं, बेटा उसको मारना चाहिए। देखो हम कैसा तो आज क्या घटना घटी है? आज सर जो जय साहब कल से डेट देते नहीं फैसला किया, उसके बाद में खंता आए हैं, लोग सब बोला है तो उसको आत्महत्या कर लिया हमारे लड़की। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से न्याय मांगते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? थाना क्षेत्र बोचहा के रहने वाले हैं जी। कितने बच्चे हैं? गरीब आदमी है सर। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 2 लड़की था तो खत्म हो गया। अब क्या घटना घटी आपके यहाँ? मैंने यहाँ दिया अथी करने के लिए उसको चोर चोर कह के उसको अथी पकड़ के वहाँ पर और उसको जाके मैंने बचा लिया। बचाने के बाद उसको मैंने गाँव समाज में नहीं कोई पंचायत मैंने साथ नहीं दिया, नहीं कोई साथ भी नहीं दिया। घटना की सूचना पर थाना पहुँची है क्या? मजाक बना बोलिए ना कि थाना पैसा पैसा मांगता है केस करने के लिए, पैसा चाहिए थाना पर, तब ये होगा कौन चीज। फिर साथ में आया है वो, तब बोला है मोहल्ले वाला क्या से आपको औरत लेना है तो आपको बेटी कैसा होगा। छात्रा से छेड़खानी के बाद पंचायती का मामला सामने आया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। क्या है पूरा मामला? ये कल ये बोचहा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बाजितपुर गांव है वहां का ये मामला है, जिसमें कि कल एक नाबालिग लड़की के द्वारा की मृत्यु हो गई, जो अभी तक बताया जा रहा है आत्महत्या है, जिस पे भी जांच हो रही है। इसमें इसके बाद उसके परिवार वालों के बीच थोड़ा आक्रोश था, जिसको लेके वो लोग जो वहाँ पे जो पावर सब स्टेशन है वहीं पे गांव में ही है, उसके बाहर ही वो लोग अपनी मांगों को रख रहे थे, जिस बात को लेके पुलिस के द्वारा वहाँ पे एक्शन लिया गया और उन लोगों की बात सुनी गई और उसी दौरान 2 लोग को डिटेन भी किया गया। उसके अलावा एक और आरोपी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो लड़की जो एक्चुअली जो लड़की जिसका देहांत हुआ है उसका घर पावर स्टेशन के बगल में ही था, बिल्कुल बगल में है। तो बताया जा रहा है कि एक लड़का जो है उसके घर में गया था, उस लड़के को हम लोग तलाश रहे, फरार है, उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और इसी को लेकर उन लोगों ने शुरू में उन लोगों का आक्रोश था, बट पुलिस ने उनसे बातचीत की है और अभी वो आवेदन दे रहे हैं। जैसे ही आवेदन देंगे उस पर भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। लड़की की पहचान हुई? हाँ, लड़के जो उन्होंने नाम बताया उस लड़के की पहचान होगी, उसको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लेंगे। अभी इस पर हम लोग जांच करें, क्योंकि बिजली विभाग का परमानेंट कर्मी तो नहीं है, लेकिन वो ज़रूर वहाँ पे वो मानव बल आता है ना, उसमें वो था, तो हम लोग उसको पता कर रहे हैं, वो पूरा पता चल जाए। लड़के की शिनाख्त हो गई है और बहुत जल्दी उसकी हम लोग गिरफ्तारी भी कर लेंगे। कंपनी बाग मुख्य सड़क धंसने मामले में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जांच का आदेश दिया। टीम जांच के लिए पहुंची। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत फेस लिफ्टिंग एवं सीवरेज परियोजना के तहत कंपनी बाग सड़क स्थित प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समीप नाला निर्माण एवं सीवरेज का कार्य कराया गया था। विगत वर्ष 2023 में उक्त स्थान पर वाटर सप्लाई लीकेज होने के कारण सड़क धंस गया था। 17 दिसंबर 2024 को पुनः उक्त स्थल पर सड़क धंसने की घटना घटित हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। जांच टीम में निम्न सदस्यों को शामिल किया गया है: कार्यपालक अभियंता नगर निगम मुजफ्फरपुर, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल संख्या 1 मुजफ्फरपुर, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर, श्री रविशंकर प्रसाद उप नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर, वरीय तकनीकी प्रबंधक स्मार्ट सिटी लिमिटेड मुजफ्फरपुर। आदेश के अनुपालन में नगर आयुक्त सह प्रबंध निदेशक मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कमेटी के सदस्यों को योजना की गुणवत्ता की जांच करने तथा सड़क धंसने की घटना के कारणों की गहन समीक्षा कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रात में जो काम होता है उससे परेशानी होती है और रात में जो ठेकेदार के नीचे जो ठेकेदार होते हैं उनके वजह से दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो लाइनें अगर दीवार अगर नाला का सही होता तो शायद ये परेशानी नहीं आती। नाला का दीवार ही कमजोर था, वहाँ से लीक करने लगा, उस लीकेज से ही पाइप मेरा लीकेज किया, वजन पड़ने पर उसके वजह से पूरा खोखला हो गया। इसके वजह से ही परेशानी हमको सामने नजर आ रहा है और इसके लिए हम लोगों ने नगर आयुक्त को तुरंत बोला। जिस दिन कट्ठा में आए हुए थे कार्य करते उसी समय मैंने उनको फ़ोन किया कि यहाँ पे गड्ढा हो चुका है। फिर उसके बाद इसके बारे में तो आईटी पटना ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि सही से काम नहीं हुआ।
अब जांच में अब यहाँ पर जहाँ जांच की विषय है, ये अधिकारी लोग अपना जांच करेंगे, जो इसके पहले से जानकार हैं, एक्सपर्ट लोग ही आके जानकारी देंगे। और हमको तो जो कमेटी के सदस्य हैं आप भी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो स्थिति है, गाली तो सुनने के लिए पड़ता है नगर निगम के नाम पर हम लोगों को, लेकिन नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि है उनको इसमें कोई कहीं पे भी उनकी उपलब्धि नहीं रहती है, न उनका वहीं पर कोई इन्वायरमेंट में कहीं पे आना जाना भी रहता है। लगता है आपको मजाक नहीं बन गया है, लूट सिटी इसको कहिए, स्मार्ट सिटी नहीं कहिए, लूट सिटी है। भारी लूट, चारों तरफ से लूट का होर मचा हुआ है, जिसको जितना लूटना है लूटो। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है, नगर निगम के क्षेत्र में ये काम हो रहा है और नगर निगम और स्मार्ट सिटी में कोई समन्वय नहीं है। इसका क्या कारण है? कुछ न कुछ तो मामला बनता है ना, मतलब कि नगर निगम का अपना स्वार्थ सिद्ध हो चुका है, तो अब वो लावारिस स्थिति में छोड़ दिया है स्मार्ट सिटी को कि तुमको जितना जैसे तरह से काम करना है करो, लिपा पोती करो, आगे बढ़ो, पेमेंट भजाओ और घरे जाओ, जहाँ के कंपनी है वहाँ चले जाओ। अब मुजफ्फरपुर का लोग जो है बरसों बरस तक इस दंश को झेलने के लिए विवश होंगे। आपको याद होगा जब स्मार्ट सिटी का काम शुरू नहीं हुआ था तो मुजफ्फरपुर में कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता था कि यहाँ पर सड़क धंसा है, कहीं नहीं सड़क धंसता था। और जब से ये स्मार्ट सिटी का काम 2018 से जो शुरू हुआ है और 18 से लेकर 24 तक आप जगह जगह देखिए शहर में, कभी मालूम होगा कि सरियागंज धंस गया, कभी अखाड़ा घाट धंस गया, कभी मेरीन ड्राइव धंस गया, कभी सिकंदरपुर धंस गया, कभी कलेक्टर साहब के कमिश्नर साहब के गेट पर तो ही दूसरा बार धंसा है कि साल भर के अंदर में, 8-9 महीना के अंदर में। और स्मार्ट सिटी वाला से पूछिए तो कहेगा कि नगर निगम वाला जो है पानी का कनेक्शन यहाँ पर ढीला छोड़े हुए था। अरे यार, तो तुम आँख के अंधा थोड़े हो यार कि जिला प्रशासन आँख उख है कि नहीं है, उनको अपना सूझबूझ है कि नहीं है, उनको तो कम से कम इसका मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। रात के अंधेरे में छोड़ देता है, ये लोग आता है कहाँ का, ये सब का भाषा भी नहीं समझ में आता है, ये सब काम करता है और चला जाता है। रात में काम किया, भोरे भागा। तो ये सब शहर में आप जाके देखिए, सरियागंज में कोई भी रोड, सरियागंज के अखाड़ा घाट, जुरन छपरा, लक्ष्मी चौक, कोई भी रोड इसका मोटरेबल नहीं है, कोई भी रोड इसका प्लेन नहीं है, चलने लायक नहीं है। अब तो उप मुख्यमंत्री जिले का प्रभारी नहीं, हमने चिट्ठी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को आएंगे, ये सारी घटनाओं से उनको हम अवगत भी कराएंगे। मुस्कुराहट का हाल ये है कि एक साल में 2 बार तो यहाँ डीएम साहब के गेट पे ये धंसने का हिसाब किताब है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये बर्बाद सिटी हो रहा है पूरा शहर। पूरे शहर का ये हालात है कि कहीं भी आप चल नहीं सकते हैं। इतनी खराब स्थिति है कि आप पूरे शहर का जायजा ले लीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो हश्र हुआ है लूटपाट का, वो आपके सामने नहीं आ रहा है। और कैसे नहीं होगा, किसी भी पदाधिकारी से बोलिए, कोई सुनने वाला नहीं है। इसे साफ स्पष्ट होता है कि नीचे से ऊपर स्तर तक ये मिली भगत है और लूट का बाजार गर्म है, और जिसको जहां दिल कर रहा है वहां लूट रहा है। डीएसपी पश्चिमी ने मोतीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 80 लाख के गांजा के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 70 से 80 लाख रुपए के गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। मोतीपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेड चिली रेस्टोरेंट के पास से एक ट्रक से 350 किलो गांजा बरामद किया। ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ये कार्रवाई मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक के पास की है। पूरे मामले को लेकर पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि मोतीपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से गांजे की खेप मोतीपुर आने वाली है। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने पंसलवा चौक के पास रेड चिल्ली रेस्टोरेंट के सामने खड़े ट्रक की तलाशी ली। ट्रक के आगे इंडियन लिखा था। तलाशी में ट्रक के केबिन से 35 पैकेट गांजा मिला। इस गांजे का वजन 350 किलो और कीमत करीब 70 से 80 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्राइवर ने पूछताछ में
पुलिस को बताया कि वो गांजा नेपाल से लाया था। उसे ट्रक पर आसपास से धान लादना था। धान की आड़ में गांजे की खेप को बाहर भेजना था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया। पुलिस ने ड्राइवर का मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस मोबाइल के जरिए गांजा तस्करी के कारोबारियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। वे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। गांजे की बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई है। हाँ, ये मोतीपुर थाना अंतर्गत एक सिंधवारी गंज जो पड़ता है, जो हाईवे पे पड़ता है, वहाँ पे एक रेड चिली करके एक ढाबा है। वहाँ पे गुप्त सूचना मिली कि ये परसों गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक है जिसमें संदिग्ध रूप से कुछ गांजे का कंसाइनमेंट लेके जाया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वरीय पदाधिकारी को बताते हुए एसएचओ ने टीम बनाई और जिन्होंने वहां जाके रेड किया, ट्रक को अपनी हिरासत में लिया। और जैसे ट्रक को हिरासत में लिया, वहां पे उस ट्रक के चालक और सह चालक भागने की कोशिश करे तो उनको पकड़ लिया गया, उनको रोका गया। फिर ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें 35 बंडल गांजा मिला। विधिवत तलाशी ली गई, उसमें 35 बंडल गांजा मिला, जिसको बाद में वजन करवाया गया तो वो लगभग 367 किलो कुछ ग्राम आया। और इसी के साथ उस ट्रक के चालक और सह चालक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और वो गांजे को भी सीज किया गया। रहने वाले कहाँ पे? ये जो चालक और सह चालक है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कानपुर के पास कई गांव हैं जहाँ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कीमत कितनी है लगभग? काट जोड़े नहीं, ठीक है ना। लाया कहाँ से गया था? यार अभी लाया, अभी इस पे जांच कर रहे हैं हम लोग। ट्रक सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी 4 लेन पर घने कोहरे की वजह से ट्रक और पिकअप टकराई। पिकअप चालक की मौत हो गई। ठंड की शुरुआत होते ही घना कोहरा सुबह और शाम को छाने लगा है। कोहरे की वजह से आए दिन गाड़ियों के चालक को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शुक्रवार के अहले सुबह मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी 4 लेन पर कोहरे की वजह से ट्रक और पिकअप में टक्कर हो गई, जिस कारण पिकअप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मुकुंद कुमार ने बताया कि सुबह दोनों गाड़ियां जा रही थी। कोहरे के कारण दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को काफी मुशक्कत से निकालना पड़ा है, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी जा रही थी, कोहरा का समय था, दोनों आपस हम दुकान में थे, दुकान में आवाज हुआ, हम आवाज सुन करके बाहर आए, उसमें देखे दोनों एक्सीडेंट हो चुका था, दोनों टकरा गई आमने सामने। कुहासा के कारण हुआ। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप है और बड़ी ट्रक है। एक तो मौत हो गया, और भी हुई है क्या? एक एक्सपोर्ट जेट है अंदर चपा करके, एक बचा है जो बड़ी मशक्कत करने के बाद उसको निकाल करके एसकेएमसीएच में भेजा गया। निकाला गया है। हाँ, 3-4 लड़के मिल करके हम लोग निकलवाते हैं। स्थानीय हम यहाँ का। जपा स्थित आरपीएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर के झपा स्थित आरपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के बैनर तले आरपीएस टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वीवी मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के चेयरमैन रुपेश कुमार, प्राचार्य आफ्ताब आलम ने सामूहिक तौर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने अभिभाषण में पूर्व कुलपति ने वर्तमान शैक्षणिक पद्धति में खेलों से शारीरिक तथा मानसिक विकास की समृद्धि पर बल दिया। वहीं उन्होंने संस्था के चेयरमैन रुपेश कुमार को शिक्षा के क्षेत्र छात्रों को बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थान के छात्रों ने अतिथियों के स्वागत में मार्च पास्ट किया तथा एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत अतिथियों ने संयुक्त तौर पर फीता काट कर किया। यह आयोजन 3 दिनों तक चलने वाला है।
जिसमें 200 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। आरपीएस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, आरपीएस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के तत्वाधान में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024-25 आयोजित की गई है और इसमें मुजफ्फरपुर से बहुत संख्या में अलग अलग क्षेत्र से बीएड कॉलेज और डिफरेंट कॉलेज के छात्र छात्रा भी इन्होंने शामिल हुए। आज बहुमुखी विकास के लिए खेल आवश्यक है। यह 2020 के एजुकेशनल पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उस पर जोर दिया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा यह चिन्हित किया गया है कि बच्चे के विकास में, बहुमुखी विकास के लिए हर शिक्षण संस्थानों में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। और जिस तरीके के बच्चों के बीच में आज स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल को ठीक करने के लिए उन्हें एक फील्ड में उतारकर जब उनके अंदर हम स्ट्रेस लेस करेंगे तभी वो कुछ पढ़ पाएंगे। उसी के तहत इस आयोजन को रखकर हम लोग बच्चों की कब से कब तक चलेगा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और 3 दिनों तक 10 तरीके के अलग अलग व्यधा में जो है यहाँ पे खेल होने जा रहा है। खो खो है, कबड्डी है, चेस है, बैडमिंटन है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस सारे तरह का अलग अलग खेल का आयोजन किया गया और इसमें हमें लगता है कि लगभग 200 से अधिक पार्टिसिपेशन बच्चे भाग लिए हैं। हमें लगता है कि लगभग 200 ट्रॉफी बनाया गया है और सब बच्चे जीतेंगे। हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं, सम्मानित भी किया जाएगा। सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के जगत से कानूनी तौर पर अलग हो गए, लेकिन मन तो शिक्षा में ही रमा रहता है और शिक्षा के बगैर कुछ होता नहीं है। उसकी बड़ी आवश्यकता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है देखकर। यहाँ जिस ये संस्था में अभी मैं आया हूँ, मैं 2017 में भी आया था। यहाँ शुरुआत मैंने कराई थी शिक्षा की और आज तो ये बहुत विस्तृत हो रहा, फैल रहा है। अभी बीएड तो शुरू हो गया है और अभी मैं देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट का भी महाविद्यालय ये शुरू कर रहे हैं यहाँ, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये शहर अभी जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी भटक रही है, ये कहना में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछली बार मेरी एक किताब आई थी, उस किताब में मैंने बताने की कोशिश की थी अपने नवयुवकों को कि क्या कर रहे हो। उसकी चर्चा होती है, लोग जानते हैं। तो ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप अखबार में यहाँ रोज देखते हैं कि आज बाइक पर जाके क्या छीन लिया तो क्या कर लिया। ये ज्ञान का अभाव है और ज्ञान के ये जो परंपरा हमारे यहाँ चल रही है, जो हमारे महाविद्यालय हैं, जो हमारे स्कूल हैं, वो स्कूल और महाविद्यालय भी मेरे हिसाब से, हो सकता है ये मेरी आयु का दोष हो, चूँकि मेरी आयु बहुत हो गई, तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों का ज़माना अच्छा था और आज धीरे धीरे खराब हो रहा है। ऐसा लगता है, पुराने लोगों को ऐसे ही लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षा को सही धरातल पर ले आने की आवश्यकता है और राकेश जी इस एरिया में जो कर रहे हैं वो शिक्षा को बिल्कुल सही धरातल पर ले आ रहे हैं। मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। अगर इसी तरह की संस्थाएं, बीएड कॉलेज, इसके पहले भी 2-3 कॉलेजों में मुझे बुलाया गया था बीएड कॉलेज में, तो वो बस कॉलेज हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इनके पास जो व्यवस्था है ये कर सकते हैं। इनके पास व्यवस्था है और इनकी रुचि है और वो चाहते भी हैं कि इसको और बेहतर हम कितना कर सकें। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात मुझे हुई है, आज यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। हथौड़ी थाना क्षेत्र में पिता के सामने अपराधियों ने बेटे को गोली मार दी। एसकेएमसीएच में स्थिति गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार को हथौड़ी थाना क्षेत्र के नया टोला चौक के समीप घर से महज 10 मीटर की दूरी पर चाय पी रहे पुत्र को पिता के सामने बेखौफ अपराधी ने सीने में 3 गोली मारकर जख्मी कर दिया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के नया टोला चौक का है। घायल युवक की पहचान राजनंदन राय के 21 वर्षीय पुत्र संजय राय के रूप में हुई है। वहीं हमलावर 7 लोग मोटरसाइकिल से सवार होकर आए थे।
हमलावरों में एक की पहचान गांव के ही सुधांशु कुमार के रूप में हुई है। घायल संजय के पिता राजनंदन राय ने बताया कि शुक्रवार को घर से महज 10 मीटर की दूरी पर चाय पी रहे संजय को 3 गोली मारी गई है। हमलावर 3 मोटरसाइकिल पर 7 लोग सवार होकर आए थे। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उसमें एक युवक अपना मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने घटना स्थल पर ही मोटरसाइकिल में आग लगा दी। इसकी सूचना मिलते ही हथौड़ी थाना पुलिस दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल जलकर राख हो चुका था। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिली है। जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। गोली चलाने वाला युवक सुधांशु कुमार गांव का ही है। उसके घर पर छापेमारी की गई है, लेकिन सभी लोग घर से फरार हैं। घर पर ताला लगा है। ये संज्ञान में आया है, थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया था और वो अविलंब घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया है। हम लोग जो भी घटना के बाद अनुसंधान के बाद आएगा तो आप लोगों से साझा करेंगे। बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव के विरुद्ध दाखिल चुनाव याचिका में बड़ा आदेश आया। बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग चुनाव के विरुद्ध दाखिल चुनाव याचिका सुधीर कुमार ओझा बनाम बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग मामले में सुनवाई के बाद 2 आदेश ट्रिब्यूनल कोर्ट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र मेनन सदस्य एवं पूर्व न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा एवं पूर्व न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण ने आदेश पारित करते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग को निर्देशित किया है कि चुनाव में जीते हुए 25 सदस्य जिनका प्रमाण पत्र एवं ऑफिशियल बजट पर लगे रोक के बावजूद अपने आप को बार काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में काउंसिलिंग की वेबसाइट पर नाम और फोटो डालना आदेश का उल्लंघन है और बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग के एक्ट रूल 48 क्लॉज 3 का खुला उल्लंघन है। इसलिए अविलंब वेबसाइट से फोटो और नाम हटावे। वादी सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि इसके साथ ही ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब तक दाखिल चुनाव याचिका का निष्पादन नहीं होता है तब तक यह आदेश लागू रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि चुनाव याचिका दाखिल करने वाले किसी भी आवेदक एवं उनसे संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग कोई भी सौकेज या कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर सौकॉज करता है तो उसका जवाब आवेदक नहीं देगा। याचिका दाखिल करने वालों में सुधीर कुमार ओझा, उमेश प्रसाद सिंह, महेंद्र प्रसाद सिंह, अलका पांडे, प्रवीण कुमार, भोला कुमार के साथ रतन कुमार, गया के साथ साथ धर्मनाथ यादव एवं पंकज कुमार शामिल है। वर्ष बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में हम भी भाग लिए और लगभग 150 से ऊपर लोगों ने पूरे बिहार से भाग लिया, जिसमें 25 मेंबर चुना करके 10 फरवरी 2024 को इसका रिजल्ट निकला कि 25 लोग मेंबर चुने गए हैं। हम लोगों ने यह आरोप लगाया कि जो चुनाव हुआ है, जो मतगणना हुई है या जो मत गिराया गया है, जो भी लोग मत गिराए हैं उसको हेरा फेरी करके और हम लोग को हराया गया और चुनाव कराया गया। इसको लेकर के बिहार स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ जो सेक्रेटरी हैं, हमने और हमारे साथ कई साथियों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो ट्रिब्यूनल कोर्ट नंबर 3 है उसमें हम लोगों ने चुनाव याचिका 1/2024 दाखिल किया। हम लोग के बाद जो सीनियर अधिवक्ता हैं धर्मनाथ प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी चुनाव याचिका 2/2024 दाखिल किया। पिछले अभी 7 दिसंबर को एक सुनवाई होनी थी। सब लोग उसमें अपियर हो चुके हैं और जवाब भी दाखिल कर चुके हैं। हम लोगों ने एक पिटीशन डाला अपने सीनियर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर जंदयाल के माध्यम से कि जब 7 फरवरी 2024 को ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा माननीय चेयरमैन के द्वारा सदस्यों के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि जो लोग भी अपने आप को इलेक्ट कहते हैं और चुनाव जीतने की बात कहते हैं उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और सर्टिफिकेट आज तक मिला भी नहीं। गजट भी उसका नहीं किया जाएगा और गजट भी आज तक नहीं हुआ। उसके बावजूद अपने आप को बार काउंसिल का मेंबर कहते हैं। बार काउंसिल
के वेबसाइट पर फोटो के साथ अपना नाम और नीचे में बार काउंसिल के मेंबर लिखते हैं, इस पर रोक लगाया जाए। क्योंकि बार काउंसिल के एक्ट 48 क्लॉज 3 कहता है कि जब सर्टिफिकेट उनको नहीं प्राप्त हुआ और जब गजट नहीं हुआ तो मेंबर नहीं है। तो माननीय चेयरमैन की 3 सदस्यीय कमेटी ने, जो ऑनरेबल पूर्व चीफ जस्टिस दिल्ली के हैं ऑनरेबल राजेंद्र मेनन साहब के साथ 3 सदस्यीय कमेटी ने इसकी सुनवाई करते हुए एक आदेश पारित किया और कहा, निर्देशित किया बिहार बार काउंसिल के सेक्रेटरी को अविलंब जो वेबसाइट पर इनका फोटो और नाम चल रहा है कि हम बार काउंसिल के मेंबर हैं, गर्व से जो कर रहे हैं, उनको अविलंब हटाया जाए। हालांकि उसी रोज इन्होंने हटा दिया। इसके साथ साथ यह भी न्यायालय ने कहा कि जब तक इस चुनाव याचिका का निष्पादन नहीं किया जाता है तब तक यह आदेश लागू रहेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और प्रेयर किया था कि जो लोग चुनाव याचिका दाखिल किए हैं, जिसमें हमारे पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार जी भी आते हैं और उमेश प्रसाद सिंह जी हैं, महेंद्र प्रसाद सिंह जी है, अलका पांडे है, भोला जी हैं, रतन जी हैं, धर्मनाथ प्रसाद यादव जी हैं, पंकज जी हैं। तो वर्तमान में प्रवीण जी के विरुद्ध बार काउंसिल के द्वारा एक शो कॉज किया गया था डीसी चलाने के लिए, और यह किसी पर भी डीसी या कोई शो कॉज कर सकते हैं। चूंकि सब लोगों ने केस फाइल किया है, उससे क्षुब्ध होकर के तो न्यायालय ने आदेश किया कि कोई शो कॉज जो पिटिशनर है दोनों बाद के या उनसे संबंधित अधिवक्ता हैं उन पर नहीं किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। यूपी के योगी मॉडल के तर्ज पर जिले में भी अपराधियों के घर पर चल रहा है बुलडोजर। देखिए ये रिपोर्ट। नए डीजीपी के आते ही बिहार पुलिस ने अपराधियों पर एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से गाइडलाइन आने के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले में
पुलिस ने विभिन्न कांडों में फरार चल रहे कई आरोपियों के घर विधिवत कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। इससे साफ जाहिर है कि अब बिहार में पुलिस का खौफ शुरू हो गया है। या तो अपराधी खुद से सरेंडर करे, नहीं होने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी थाना क्षेत्र में विभिन्न कांडों के वांछित अपराधियों और बदमाशों के घर पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर रही है। वहीं अब पुलिस के तरफ से आधिकारिक रूप से ये आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं कि कुर्की की कार्रवाई कितनी पर हुई है, लेकिन कुर्की के कार्रवाई से पूरे जिले में पॉजिटिव मैसेज गया है, जो अब पुलिस का एक्शन दिख रहा है। मनियारी थाना क्षेत्र के वांछित अपराधी के घर कुर्की की प्रक्रिया में शामिल हुए एसडीपीओ 2 वेस्ट मुजफ्फरपुर अनिमेश चंद्रा ज्ञानी ने बताया कि आज पूरे मुजफ्फरपुर जिले में विशेष अभियान के तहत फरार बदमाशों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है। कई जगहों पर शराब कारोबारी और अन्य मामले के वांटेड बदमाशों ने तो आत्मसमर्पण भी किया है। बाकी वैसे सभी बदमाशों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया चल रही है जो अब तक फरार हैं। न्यायालय के निर्देशानुसार आज पूरे जिले में कुर्की के लिए ड्राइव चल रही है और इसमें जो मुख्य रूप से जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, उसके घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष मनियारी और थानाध्यक्ष कोहली और मैं यहाँ पहुँचा। एक मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता के निवासी हैं अरविंद राय पेशर जवाहर राय के निकली हुई है। जब इनके घर पर आए तो कुर्की जब्ती करने के लिए तो इन्होंने एक रजिस्ट्री पेपर, एक दिनेश राय जी द्वारा जो है रजिस्ट्री पेपर प्रस्तुत किया गया। इसमें है कि इसमें महान जो है अरविंद राय के पत्नी रीता देवी द्वारा जो है इनको रजिस्ट्री डीड कर दिया गया है और सीओ के द्वारा जो है रजिस्ट्री की ये रसीद भी कट रही है। लेकिन इसमें एक तो बड़ी उल्लेखनीय है कि इसमें बिखरे मूल्य जो दिखाए हैं 5.5 लाख रुपया दिखाया गया है, जो वर्तमान स्थिति में अभी इनके जमीन का और मकान का मूल्य देखने से लगता है कि 5.5 लाख से कहीं अधिक है, जिसमें इन्होंने जो है टैक्स चोरी किया, सरकार के जगह चोरी का काम किया है और इस संबंध में इनके विरुद्ध में छानबीन की जाएगी। साथ ही 5.5 लाख रुपया किस स्रोत से लाए हैं इस संबंध में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनके यहाँ पर एक ब्रिजा गाड़ी और एक स्कूटी पाया गया है, जो बताया जा रहा है कि रीता को अरविंद राय के पत्नी रीता कुमारी के नाम से, लेकिन अभी जो इनसे मांग किया गया कागजात की, इन्होंने रजिस्ट्रेशन पेपर प्रस्तुत नहीं किए, तो इसको जब्त करके थाना ले जाया जाएगा और उसके विरुद्ध में अग्रिम दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया गया और साथ ही अपराध कर्मी को संश्रय देने का भी इनके द्वारा प्रयास किया गया है, तो इस संबंध में भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री के बयान के बाद नहीं थम रहा है विवाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर गृह मंत्री का पुतला फूंक जताया विरोध। भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह का अपमानजनक टिप्पणी भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। उक्त बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कल्याणी चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कही। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का ये अशोभनीय टिप्पणी संवैधानिक पद पर बैठकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश है। उन्हें अविलंब पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि बाबा साहेब हमारे संविधान में निहित समानता, न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतीक हैं। उनके नाम को धूमिल करने का प्रयास इन मूल्यों का अपमान है। 15 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान देते हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। उतना भगवान को पूछते तो जो है भगवान स्वर्ग में आप लोग रहते हैं। इस तरह का बयान जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कमेंट करके अपमान करना,
इससे साबित होता है कि अंबेडकर जी और जो दलित समाज और जो संविधान है कहीं न कहीं अमित शाह जी को टीस है। और उसके बाद लगातार लोकसभा में और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बदतमीजी किया जाता है, प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता के साथ। उसके बाद वह एफआईआर, झूठा एफआईआर करते हैं, सीसी फुटेज दिखा नहीं रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। और यह देश महात्मा गांधी का देश है, यह देश नाथूराम गोडसे का देश नहीं हो सकता है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको चाहते हैं कि गोधरा कांड की तरह आज हिंदुस्तान में अहिंसा परमो धर्म, जो महात्मा गांधी जी जो देश को आज़ादी कराए हिंसा के खिलाफ, वो हिंसा फैलाना चाह रहे हैं। इस सिकंदरपुर धोबी घाट पर संत गाडगे जी महाराज की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आज अखिल भारतीय धोबी महासभा एवं संत गाडगे सेवा परिषद मुजफ्फरपुर इकाई के संयुक्त तत्वाधान में संत शिरोमणि संत गाडगे जी महाराज के 68वें पुण्यतिथि समारोह संत गाडगे नगर सिकंदरपुर धोबी घाट मुजफ्फरपुर में संत गाडगे सेवा परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री देवन रजक की अध्यक्षता में मनाई गई। सर्वप्रथम नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को फूल माला एवं शॉल उठाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात सदस्यों ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के पश्चात अतिथि के रूप में विजेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारा देश भारत ऋषि मुनियों संतों का देश रहा है, जिन्होंने दर्शन का ज्ञान देकर समाज में संतुलन की व्यवस्था को कायम रखा है। वैसे भी कहावत है कि सभी भारतीय जन्म से ही दार्शनिक होते हैं। संत कबीर, गुरु नानक, रविदास जैसे ही संत गाडगे बाबा की अमृतवाणी एवं उनके लिए कार्य प्रेरणा की स्रोत है। गाडगे बाबा जन्म भारत की 19वीं सदी धार्मिक शिक्षा, स्वच्छता की क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने शिक्षा तथा स्वच्छता पर पूरे भारतवर्ष के भ्रमण करते हुए अलख जगाने का काम किया। वैसे संत बाबा को सहृदय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। पुण्यतिथि समारोह की अध्यक्षता करते हुए देवन रजक ने कहा कि संत गाडगे जी महाराज एक सामाजिक क्रांतिकारी संत थे। जन सेवा को ही ईश्वर सेवा समझकर उन्होंने पूरी जिंदगी न्यौछावर किया। संत गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र प्रदेश की अकोला जिला अंतर्गत शेन गांव में हुई थी। उनके पिता का नाम झिंगाराम जी तथा माता का नाम शकुबाई था। उनका बचपन का नाम डेबू जी था। डेबू का बचपन ही ईश्वर भक्ति की ओर झुकाव था। नारायण हरि, जय गोपाला गाकर बड़ी भक्ति भाव से भजन करते थे। ये उनका दैनिक कार्यक्रम था। हम लोगों ने हमारे समाज में रजक समाज में जन्मे संत गाडगे जी महाराज के 58वें पुण्यतिथि समारोह आज हम लोग मना रहे हैं, जिसमें आज विजेंद्र चौधरी जी भी आए थे और विजयवासी जी को भी आना है। और हम कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से कि ये 23 वर्ष की उम्र में संत गाडगे जो रजक समाज में जन्मे थे, अभी तो पूरे भारत संत किसी एक जात के नहीं होते हैं, पूरे समाज के लिए होते हैं। तो आज उनकी जो हम लोग 98वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम उनको स्मरण इसलिए करते हैं कि आज से इनकी जन्म 1876 ईस्वी, मोटा मोटी 150 बरस से ऊपर उनकी जो कल्पना थी, उन्होंने जो कहा था, सो आज यहाँ पर मोटा मोटी स्वच्छता के बारे में उन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चों को स्वच्छ रखिए, स्वच्छता के रहिए, अगल बगल सफाई कीजिए। और उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अपने बच्चे को तुम भूखे रह जाओ, पत्तल पर खा लो, लेकिन अगर आपको लोटा और थाली भी बेचना पड़े तो बेचो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करो। आज उन्हीं के को उन्होंने प्रेरणा दिया था। इस प्रेरणा को लेकर आज हम लोग यहाँ पर हर साल पुण्यतिथि जन्म जयंती को मनाते हैं और अपने समाज को बताने के काम करते हैं, उनके किए गए कृत्यों को बताते हैं और उनको कहते हैं कि उन्हीं के अनुसरण हम लोग को चलना चाहिए। एक प्रयास मंच के सदस्यों ने संत गाडगे जी महाराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 68वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजन किया गया।
मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज ही के दिन 20 दिसंबर 1956 को बाबा का निधन हो गया था। बाबा सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति थे। अपने संदेश में संत गाडगे बाबा ने कहा कि शिक्षा हर किसी के लिए अति आवश्यक है। यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 21 शिक्षण संस्थानों तथा 100 से अधिक अन्य संस्थानों की स्थापना की। जब भी किसी गांव में जाते हैं वहां की गंदगी देख खुद साफ सफाई करने लग जाते। गांव वाले इनके कार्य से खुश होकर कुछ पैसे दे देते और इन पैसों से बाबा अनेक सामाजिक कार्य गांव में स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं, गौशालाएं तथा छात्रावासों का निर्माण कराएं। 1 मई 1983 को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की। आज उनकी पुण्यतिथि पर लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर शत शत नमन किया। साथ ही जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया ताकि ये भी बच्चे पढ़ें और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, लिखाओ और आगे बढ़ाओ। ये कहना था सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत की महान विभूति संत गाडगे जी महाराज जी का। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुजरी बहल खाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में भारत की महान विभूति सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति संत गाडगे जी महाराज जी का 68वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 20 दिसंबर 1956 को बाबा का निधन हो गया था। बाबा सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। अगर खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ लिखाओ। और वो शिक्षा पर भी ध्यान दिए। इसके अलावा वो साफ सफाई पर ध्यान दिए। वो जब किसी गांव में जाते थे तो वो खुद साफ सफाई करने लगते थे और जो पैसा गांव वाले देते थे उस पैसा से वो 100 से अधिक सामाजिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशालाएं का उन्होंने निर्माण किया। और आज उनकी 68वीं पुण्यतिथि पर मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किया और साथ ही सभी लोग के बीच मंच द्वारा पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये लोग अपने साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर और नाम रोशन कर सके। और मंच के द्वारा भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर में शिक्षा को लेकर काम जागरूकता अभियान करती है। मुशहरी अंचल के द्वारा राजस्व भू लगान 10 रुपए प्रति वर्ष की जगह 1010 रुपए कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मुशहरी अंचल के हल्का अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर मौजा हरपुर बखरी राजस्व थाना नंबर 679 के खाता संख्या 82 खेसरा संख्या 78 में कंप्यूटरीकृत जमाबंदी का राजस्व भू लगान 10 रुपए प्रति वर्ष की जगह 1010 रुपए दिया गया। इसके सुधार के लिए प्रवीण शंकर लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। थक हार कर उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र की उमानगर निवासी प्रवीण शंकर ने बताया कि भूमि का भू लगान 10 रुपए अन्य शेषों सहित 50 रुपए प्रति वर्ष की दर से भुगतान लिया जा रहा था। जब वित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक का राजस्व लगान रसीद ऑनलाइन कटाना चाहा तो ई चलान से भू लगान 6060, भू लगान रोड शेष 30,031.03, भू लगान अन्य शेष 4,243.45, भू लगान शिक्षा शेष 1515.52, कुल 14,850.00 की मांग किया गया। यह देखकर मैं हतप्रभ हो गया। फलतः राजस्व लगान का भुगतान नहीं कर सका एवं इसकी लिखित शिकायत किया। बार बार अधिकारियों की चक्कर लगाने के बाद भी इसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने गुजारिश करते हुए कहा कि राजस्व एवं वित्तीय हित में मेरे बढ़े हुए राजस्व लगान को सुधार किया जाए ताकि मैं उचित राजस्व लगान का भुगतान कर सकूं। है कि राजस्व लगान 10 रुपया की जगह 1010 रुपया चढ़ गया और 15,000 14,850 रुपया लगान जब पोर्टल पर देखते हैं तो 14,850 रुपया आता है। और बार बार सीओ से लेके डीसीएलआर से लेके एडीएम से लेके
डीएम तक गुहार लगाते रहे, लेकिन लगान में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि सीओ साहब का जो फीस बहुत मोटा फीस है, उस देने में हम सक्षम नहीं है। सरकार को अपने ही लगान लेने में इतनी परेशानी है। और अभी भी कैंप कार्यालय लगा है, हम लोगों ने सारे कागजात दिए, लेकिन रिसीविंग नहीं मिल रहा है। और डीएम साहब तो पदाधिकारी से घिरे रहते हैं, आम जनता तो भी पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये तो मीटिंग सिर्फ पदाधिकारी का करते हैं, जनता का सुनते कहाँ हैं। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं और प्रॉब्लम? हम पिछले 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं है। बढ़िया अधिकारी डीएम साहब के यहाँ भी मैं कई एक बार चक्कर लगा चुका हूँ। सीएम भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस स्थिति में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा या पहले की? हम तो लिख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होना, लेकिन समाधान यात्रा सीएम से क्या आम जनता मिलेगा? क्या सीएम आम जनता से तो मिलेंगे नहीं। रंग रोगन प्रचारा हो रहा है, जनता का काम तो नहीं हो रहा है, उसके नाम पे खर्चा जरूर हो रहा है। चकबंदी जो हो रहा है उसकी सर्वे जो हो रहे का जो काम जो चल रहा है, उस सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर उगाही है। पहले तो सरकार सारे लोगों का जमाबंदी को गलत कर दी, अब उस जमाबंदी को सुधारने के लिए पैसा लगता है। ये छुपा हुआ नहीं है, ये डीएम साहब भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहा है कि जिला में किस बड़े पैमाने पर उगाही है। अभी एक आधार सीडलिंग का मामला है, मुसहरी का ही बता देते हैं। मुसहरी का आधार सीडलिंग में क्या है, सारे लोगों के जमाबंदी को गलत आधार नंबर से और गलत मोबाइल नंबर से जोड़ा जा रहा है। फिर उसका परिमार्जिन होगा, फिर 5-5 हजार रुपये आप दीजिए। नहीं है तो डीएम साहब जांच कर लें, मुसहरी का कोई हल्का का उठा के जांच कर ले। 90% आधार सीडलिंग फर्जी है। मैं शपथ पत्र लगा के दूंगा कि फर्जी है। इनके सीओ साहब बोलते पहले गलत कर दो, फिर 5-5 हजार देगा सुधार में। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।